लास्ट क्लास तक हम लोगों ने लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बात कर लिया था। तो आज अपन फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। ठीक है, शुभम अभी स्ट्रेंथ नहीं पढ़ा है, इसके लिए परेशान नहीं हो। अभी स्ट्रेंथ नहीं बताया, मोलालिटी अभी नहीं बताया है, तो चिल करो अभी। ठीक है, चलो। सो आज अपन बात करने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में कि कौन कौन से लॉज होते हैं। ठीक है, और इनका क्या मीनिंग है। परसेंटेज यील्ड एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं श्रेयांश, परसेंटेज यील्ड एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। तुम मुझे ये बताओ श्रेयांश कि अगर मान लो मैंने एग्जाम्पल अगर याद हो तो मैंने अगर 2 kg का चिकन अगर मतलब जीता जागता चिकन जो है वो 2 किलो का खरीदा है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जितना उसमें से हम खाने लायक जो पार्ट निकाल पाए, आइए आप समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो जो खाने लायक पार्ट निकाल पाए वो 2 kg से ज्यादा हो, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि परसेंटेज एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो। हाँ, एक चीज जरूर पॉसिबल है, वो ये पॉसिबल है कि मे भी आपके पास प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी वहां पे पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो। मतलब आप जिसको निकालने जा रहे हो वो हो सकता है कि कोई ऐसा भी केस, ये भी तो पॉसिबल है ना कि मैंने एक चिकन के लिए कैलकुलेट करना चाहा लेकिन पहले से कुछ मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ था। लेकिन हाँ, किसी स्पेसिफिक रिएक्शन में परसेंटेज 100 से अधिक पॉसिबल नहीं है। 100 इज द आइडियल केस। ठीक है, डन है। हाँ, इक्वल हो सकता है, बिल्कुल इक्वल हो सकता है, 100% में तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिकली नहीं होता। ये ऐसे कह लो कि दिस इज अ आइडियल केस। बहुत रेयर ऐसा होता है कि 100% आपको यील्ड मिल जाए, बहुत रेयर, बहुत कम है। पर हाँ, हम कॉपी पेन पे सॉल्व करते हैं, दैट इज ओके, प्रैक्टिकली नहीं होता। डन है। हाँ, किसी रिएक्शन में अगर यील्ड नहीं दिया तो हम मान के चलते हैं 100%। अब नहीं दिया तो क्या करें, हम मान लेते हैं कि पूरा पूरा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। चलो ठीक है, ओके। और किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? और कोई समस्या भाई किसी को? चलिए ठीक है, सो अपन फटाफट से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने जितने कैलकुलेशन वाले पार्ट थे वो सारे कंप्लीट कर लिए मोल्स के रिगार्डिंग। आज अपने पास है दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये अपना सेकेंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। एंड इसके बाद आपके पास एक और टॉपिक बचता है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, सो बात करेंगे पहले इसके बारे में और फिर अपन आएंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में। ये जो टॉपिक है इसका आपने न्यूमेरिकल पार्ट ऑलरेडी कर लिया है। कैसे? सो परसेंटेज यील्ड, फ्रैक्शन निकालना, एवरेज निकालना, ये जो सारी चीजें हैं और जो स्टोसिमेट्री है वो बेसिकली इन लॉज के वजह से ही बन के आई हुई है। तो बेसिकली जो जितनी चीजें हम लोगों ने अभी तक पढ़ी हैं उनको हम कह सकते हैं मोटे तौर पे कि भैया इन लॉज का ही रिजल्ट है, चाहे वो कंजर्वेशन ऑफ मास हो, कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो, ये दोनों मेन है। सो अब अपन देखते हैं इन लॉज को, और इनको बचपन में भी आप लोगों ने देखा है। चलिए, सो सबसे पहला लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि किसी भी केमिकल चेंज में, मतलब केमिकल रिएक्शन में, टोटल मास ऑफ एक्टिव रिएक्टेंट। अब ये एक्टिव वर्ड हमको बचपन में नहीं पढ़ाया जाता था, अब ध्यान दो एक्टिव रिएक्टेंट का मतलब क्या होगा। एक्टिव रिएक्टेंट का मतलब हुआ कि हमने वैसी भी रिएक्शंस देखी है जिसमें रिएक्टेंट में से कोई एक खत्म हो जाया करता था। रिएक्टेंट में से कोई एक खत्म हो जाया करता था। अगर हमने 2 रिएक्टेंट लिया तो उसमें से कोई एक खत्म हो गया तो हम बोलते थे कि दैट इज अ एक्टिव रिएक्टेंट वाला केस। ऐसा नहीं है कि पूरा रिएक्टेंट खत्म हो रहा है। सो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो उतना ही बनेगा, उसका मास उतना ही होगा जितना एक्चुअल में कंज्यूम हुआ है। जो एक्सेस अमाउंट बच गया उसको हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास में कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब क्या हुआ, ऐसे समझो कि अगर हम लोगों ने कुछ ऐसे, एक एग्जांपल सिंपल सा मैं लेके यहाँ समझा रहा हूँ, नीचे ध्यान देना कि मान लो भैया जीवन में कष्ट है तो हमने पानी बना लिया, और ये जो पानी बनाया है हमने क्या किया था कि भैया यहाँ H2 जो लिया था, ये इसको बैलेंस कर लेते, H2 जो लिया था वो 4 ग्राम लिया था। ठीक है, और O2 जो लिया हुआ है वो हमें आइडियली जितना 4 ग्राम के लिए चाहिए था हम लोगों ने उतना नहीं लिया, हमने उससे कुछ अलग ले लिया। मान लो हम लोगों ने इसको ले लिया दैट इज 40 ग्राम। पूछता है कि बताओ प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो मुझे फटाफट से बताओ, तो अगर ये 4 ग्राम है और ये 40 ग्राम है तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? जल्दी स्टोसियोमेट्री लगाओ और खटाक से मुझे आंसर भेजो, कितना बनेगा प्रोडक्ट?
जल्दी से फटाफट से, इसकी तो आदत हो गई है। शुभम गलत है, अमन गलत है, श्रेयांश गलत है। क्या बात है यार, क्या लगा रहे हो, गजब। स्टोइकोमेट्री पढ़ने के बाद भी आंसर आ रहा है 4 ग्राम 44 ग्राम। गुलशन गलत है, क्या बात है यार, भूल गए क्या? उज्जवल ठीक है, भूल गए। हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास कर रहे हैं ना, दोनों को ऐड किए, प्रोडक्ट निकाल दिए, क्या सोचना आपने को, 44 ग्राम आ गया भाई। सिखाया था पहले बैलेंस करो, बैलेंस करके दिया है, मोल्स निकालो, मोल्स के बाद फिर आगे जाओ। ठीक है श्रेयांश, मास पूछा है मैंने, कितना बनेगा? उज्जवल सही है। श्रेयांश मास बताओ वाटर का कितना बनेगा? चलो भैया ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे। सो हमने पहले मोल्स निकालना है इसका, तब जाके बुद्धि का प्रयोग करेंगे, सीधे आंख बंद करके नहीं लगा देंगे कंजर्वेशन ऑफ मास। तो 4 ग्राम कितना मोल्स होगा भैया? 4/2, तो ये 2 मोल्स। ये कितना हो गया, कितने मोल्स आ गया? तो 40/32। सो ये तो हमको पता है कि भैया कुछ भी हो ये 1 से तो ज्यादा है, ये कुछ भी होगा ये 1 से तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, ये भाई साहब कुछ भी होंगे 1 से तो ज्यादा ही रहने वाले। ठीक है, तो कह सकते हो 40/30, सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं इसको, तो सिंप्लीफाई अपन कर लेते हैं। तो ये हो गया अपने पास 10, तो इसको ऐसे करके 4 से उड़ाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 5/4। ठीक, अब हमको चेक करना है कि लिमिटिंग वाला कहानी है क्या? है भैया। कैसे है? 2 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, 2 मोल के लिए 1 मोल चाहिए था, है कितना? 5/4 मोल। क्या 5/4 मोल पूरा यूज होगा? नहीं होगा। हमको पता है कि भैया ज्यादा है, जितना चाहिए उससे ज्यादा है, जो ज्यादा है वो बचेगा। डन है। तो चलो भैया, अब इसको कैलकुलेशन के लिए मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ कि देखो ये सीधा लिखा है 2 के लिए 1 चाहिए, तो 2 के लिए कितना चाहिए होता? 1 चाहिए होता, तो ये 2 पूरा कंज्यूम। ये इसमें से 1 कंज्यूम होगा, 1 कंज्यूम होगा तो बचेगा कितना? तो 5/4 - 1, तो ये कितना बचा? 1/4। ठीक है, और ये भाई साहब बनेंगे कितना? H2O कितना बनेगा? तो ये पूरा खत्म, ये बचेगा अपने पास 1/4, और H2O अपने पास बन जाएगा 2 मोल्स। 2 मोल्स का मास कितना होगा? तो भैया इसका मास बता सकते हैं हम, 2 मोल्स का मतलब हुआ 36 ग्राम। क्या यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए आंख बंद करके लगा दिए कि भैया 30 + this = this? नहीं, हमको बोलना पड़ेगा यहाँ कि इसका जितना कंज्यूम होगा, ध्यान से सुनो, इसका जितना कंज्यूम होगा इन दोनों के सम के बराबर ये होगा। डन है, चलेगा। तो ये आपके पास कहानी है। घर में चाय बनाना है, 2 कप दूध है, ठीक है, और 2 ट्रक शक्कर रखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि जब चाय बनेगा ना वो 2 ट्रक बन जाएगा। भाई 2 कप है तो 2 कप के हिसाब से ही चाय बनेगा। ठीक है, भले ही शक्कर 2 ट्रक रखा हुआ था। इसका मतलब हुआ कि जितना रिएक्टेंट यूज होगा, जो एक्चुअल में पार्टिसिपेट किया, प्रोडक्ट उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। सो इसके लिए हम बोलते हैं, जो बचपन में पढ़ाते थे कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, नहीं, मास ऑफ एक्टिव रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। कोई ऐसा जिसको इसमें रोना गाना मचाना है तो बता दो कि भैया हमको समझ में नहीं आया, जादू हो गया। हाँ जी जनता जल्दी बताइए, किस कोई ऐसा है जिसको ये समझ नहीं आया है? डन है सनी, श्रेयांश, रौनक। ठीक है, चलो। सो ये अपने पास कहानी हो गई। बोलो अमन बाबू, क्या समस्या हो गया जीवन में? सर उसमें प्रोडक्ट में +1/4 O2 होगा या नहीं? अच्छा जो एक बात बच बताओ, गया है ऑक्सीजन। अच्छा एक बात बताओ, क्या वो प्रोडक्ट है? क्या वो प्रोडक्ट है? वो ऑक्सीजन लेकिन प्रोडक्ट है या बच तो रहा है रिएक्टेंट? ना, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं है। बच, अच्छा एक बात बताओ, जो बच गया उसको प्रोडक्ट बोलोगे? टेबल बना रहे हो, ठीक है, टेबल वाला केस याद करो, हाँ टेबल सर, वाला केस वही याद बोल करो। रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं है। हाँ बिल्कुल प्रोडक्ट नहीं, जब प्रोडक्ट नहीं है तो उसको कैसे ऐड कर लोगे? हाँ एक काम जरूर कह सकते हो, ये कह सकते हो कि हम ऐसे इस स्टेटमेंट को चाहो तो ऐसे मॉड करके बोलो कि जितना हम लिए थे, जितना बना प्लस जितना बचा उसके बराबर होगा, तो भी ठीक है। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट इफ इट लेफ्ट। ठीक है, बट इतना नहीं जाते, हम सिंपल बोलते हैं कि भैया जितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ उतना प्रोडक्ट बनेगा, सिंपल। डन है ओके सर। अमन? हाँ यस सर।
बाकी लॉजिक है, तुम लगा के बोल सकते हो, चलेगा, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। ओके, सो इसमें किसी को तकलीफ है तो बता दो मुझे कि भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में मेरे को तकलीफ है। चलो अभी मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा, मैं एक स्टेटमेंट देता हूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वैलिड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वैलिड इन ईच एंड एवरी रिएक्शन। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? Law of conservation of mass is valid in each and every reaction. Is this statement is true or false? Okay, Ronak is saying no, Harsh is saying false. Ronak, very good. Shivam is saying true. Okay, Harsh is saying only balance chemical. बैलेंस तो यार हमारी चॉइस है हर्ष बाबू, हम करते हैं बैलेंस। बैलेंस इसका मतलब ये थोड़ी है कि बैलेंस नेचर में ऐसा लिखा है रिएक्शन। हम प्रोडक्ट निकालने के लिए, हम कैलकुलेशन करने के लिए बैलेंस करते हैं, ठीक है। चाय बनाने जाते हैं तो हम बैलेंस वहां पे नहीं करते लिख के कि भैया ये ऐसे ऐसे होगा, हम बस सीधे कहते हैं कि 2 चम्मच ये, 1 चम्मच ये, 1 कप ये, काम खत्म। तो ऐसा नहीं होता कि बैलेंस जो करना इज अ थ्योरेटिकल प्रोसेस, हम अपने सॉल्व के लिए, अपने कह लो कि अपने आराम के लिए बैलेंस करते हैं, सिंपल। Ujjwal is saying true, Gulshan is saying false, Shreyans is saying false, Mrigank is saying true। भैया केमिकल रिएक्शन मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दुनिया में हमेशा वैलिड है किसी भी रिएक्शन के लिए। और ना इज सेइंग ट्रू, मृगंक से, ठीक है। तो काफी मिक्स्ड रिस्पॉन्स है, कुछ लोग बोल रहे हैं ट्रू, कुछ लोग बोल रहे हैं फॉल्स, ठीक है। सो देखो भैया, जो स्टेटमेंट मैंने दिया है ये किसी मतलब जब 10th क्लास का जो ओलंपियाड होता है, उस ओलंपियाड का वन ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन है। बहुत बार ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है कि केमिकल रिएक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा वैलिड होता है, नहीं होता है। सॉरी, रिएक्शन में, माय बैड, रिएक्शन में हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होता है, नहीं होता है। रिएक्शन सिर्फ बोला तो उसने ये स्पेसिफाई कतई नहीं किया कि वो केमिकल रिएक्शन है या न्यूक्लियर रिएक्शन है। रिएक्शन दोनों हो सकती है, केमिकल एंड न्यूक्लियर बोथ। न्यूक्लियर रिएक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं होता, वहां पे आइंस्टीन साहब का एक इक्वेशन आ जाता है, और आप ये इक्वेशन जिंदगी में बहुत बार सुने होंगे, E = mc², जहां मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है, बहुत बहुत कम मास बट हो रहा होता है। सो इसलिए आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि भैया कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो हर रिएक्शन में वैलिड नहीं है, सिर्फ केमिकल रिएक्शन में वैलिड है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट अपन आते हैं एक एक करके, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया। सो इस एग्जांपल में अपन लिख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल में, उसके बाद अपन नेक्स्ट पे आएंगे। सो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं मास ऑफ एक्टिव रिएक्टेंट। यहाँ मास ऑफ एक्टिव रिएक्टेंट कितना था भाई? सो हम बोल सकते हैं कि 4 ग्राम ऑफ ये, एंड यहाँ 1/4, 1/4 का मास मतलब क्या हो गया? 8 ग्राम। निकाल के देखोगे 1/4 का मतलब 8 ग्राम। तो हम कह सकते हैं एक्टिव रिएक्टेंट का मास कितना हो गया? सो H2 जो हुआ ये हो गया 4 ग्राम, और O2 जो हुआ ये आपके पास जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया ये हो गया 32 ग्राम, और इक्वल्स टू हो गया मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट हो गया। और मास ऑफ प्रोडक्ट क्या था? H2O, और H2O का मास कितना हो गया? 36 ग्राम। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि भैया रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का मास क्या है? बराबर है, ठीक है। कौन सा? जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में। नेक्स्ट अपने पास बोलता है, नेक्स्ट लॉ पे आते हैं, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, इस चीज को जरा सा समझने का प्रयास करते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि भैया क्या है ना, कि अगर आपको पानी बनाना है, H2O बनाना चाहते हो, तो H2O जो है ना वो आप इंडिया में बना लो, आप ऑस्ट्रेलिया जाके बना लो, मन करे तो जुपिटर या मून पे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मना नहीं है। सो आप जहां कहीं भी आपको H2O बनाने की इच्छा है बनाओ, वहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मास का रेशियो होगा, मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ मास का रेशियो, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप वाटर दुनिया में कहीं भी बना लो, उनका मास का रेशियो कतई नहीं बदलेगा,
वो मास का जो रेशियो रहेगा 1:8 होगा। वो चाहे इंडिया में बनाओ, ऑस्ट्रेलिया में बनाओ, जुपिटर पे जाके बनाओ या मून पे जाके बनाओ। अब ये रेशियो निकालते कैसे हैं, जरा इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। सो अपन इस पे बात कर लेते हैं, दैट इज लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ये रेशियो का मतलब क्या है, ठीक है। लॉ आपको लिखा हुआ है तो लॉ नहीं लिख रहा, सीधे इसका एप्लीकेशन में बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, सो अपने पास H2O को देखते हैं। H2O में गौर फरमाओ कि भैया हाइड्रोजन का मास कितना है, कितना लगा है हाइड्रोजन का मास। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, ये कितना है। सो भैया ये कहीं भी आप दुनिया में बनाओगे, कहीं भी दुनिया में बनाओगे, तो हमको पता है कि हर जगह जो हाइड्रोजन का मास होगा वो मास कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। सो यहाँ पे 1 × 2, 2 हाइड्रोजन के एटम है तो 2 mu हो गया। ऑक्सीजन का मास जो है वो अपने पास कितना हो गया, 16 हो गया। सो दोनों का रेशियो कितना हो गया, 1:8 हो गया। सो आपको ये पता लग गया कि भैया वाटर को अगर मैं कहीं भी बनाऊंगा, वाटर में कहीं भी बनाऊंगा दुनिया में, तो वहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो रहेगा वो 1:8 ही होगा। चाहे आप कैसे भी बना लो उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, प्रोसेस कुछ भी ले लो उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। मैंने नंबर नहीं बोला है शिवम, मैंने मास बोला है। मास का जो रेशियो होगा 1:8 ही होगा। एक एग्जांपल मैं यहाँ दे रहा हूँ, इस एग्जांपल को सॉल्व करो और फिर डाउट बता रहा हूँ, किसी का डाउट है, ठीक है, हर्ष के डाउट है, बता रहा हूँ, रुक जाओ। इफ इन अ सैंपल ऑफ प्योर वाटर मास ऑफ हाइड्रोजन was 20 gram, calculate mass of oxygen in it, calculate mass of oxygen in it, ठीक है। अगर मान लो कोई एक प्योर वाटर का सैंपल लिया गया जिसमें बोला गया कि 20 ग्राम हाइड्रोजन है, बताओ ऑक्सीजन का मास कितना होगा। सिंपल ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। एंड इसके बाद आपको एक और भी चीज निकालनी है कि कैलकुलेट मास ऑफ वाटर, एंड कैलकुलेट मास ऑफ वाटर, इसमें दोनों ही एप्लीकेशन आ जाएगा, मास ऑफ H2O, ठीक है। ये दोनों ही एप्लीकेशन आएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास भी आ जाएगा और आपके पास डेफिनेट प्रोपोर्शन भी आ जाएगा। फटाफट सॉल्व करो। और हर्ष बाबू बताइए क्या जीवन में समस्या हो गया। सर इसमें आइसोटोप्स का अगर रोल आ जाए तब क्या होगा, तब तो कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। क्या बात है यार, मतलब मैं वेट कर रहा था गलती से कोई क्वेश्चन पूछे हुए से, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये कि आइसोटोप्स का रोल आ गया तो क्या होगा। तो आइसोटोप्स के जब रोल आते हैं तो ये लॉ वैलिड नहीं होता है, ठीक है। बस वो एक ओके अकेला ऐसा सर। जगह है जहाँ पे ये लॉ वैलिड नहीं होता, तब जब आइसोटोप्स के रोल आ जाए। अगर मान लो आपसे बोल देता कि हेवी वाटर बना रहा हूँ, नॉर्मल वाटर नहीं बना रहा, तो क्या होगा। सो वहां पे ये लॉ वैलिड नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास कंपाउंड जो है वो स्पेसिफिक है, बोल दिया कि वाटर बना रहा हूँ, तो भैया ये लॉ वैलिड है, आइसोटोप्स इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। ओके सर। ओके सर। चलो ठीक है। तो आई गेस, चलो ये जो चीज है मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा कि भैया इस लॉ को जब भी लगाइएगा तो आप आइसोटोप्स का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। दो एलिमेंट लीजिए जिसका भी रिएक्शन करा रहे हैं, लेकिन उसमें आइसोटोप्स को आप इंक्लूड नहीं कीजिएगा। चलो, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल फर्जी सा क्वेश्चन है, 9th क्लास में अपन पढ़ा करते थे। तो मैं सीधे ऐसे लिख रहा हूँ कि मास ऑफ हाइड्रोजन वर्सेज मास ऑफ ऑक्सीजन, थोड़ा सा ये शॉर्टकट लगा ले रहा हूँ, ठीक है। सो मास ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो 1:8 है। हमको बोल दिया है कि भैया सैंपल प्योर वाटर का है, मतलब कुछ और भी वहां पे कुछ और भी ऐसा नहीं है, कुछ कबाड़ वबाड़ मिला हुआ है, प्योर वाटर ही है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही रहेगा। हाइड्रोजन को बोल दिया है 20 ग्राम है, हालांकि पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन के लिए। तो भैया ये 20 है तो मान लिया कि ऑक्सीजन x रहा होगा। चलो, तो हम यहाँ से फटाफट x की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 160 ग्राम। चलेगा, डन है, ठीक है।
सो अब हमें ये पता चल गया कि भैया ऑक्सीजन का मास है 160, हाइड्रोजन का मास है 20, टोटल मास कितना होगा वाटर का? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ है बेचारा पानी, ठीक है। सो टोटल मास कितना हो जाएगा? सो मास ऑफ H2O जो होगा वो कितना हो जाएगा? तो हम बोल सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ H प्लस मास ऑफ O। हाइड्रोजन लिखा है यहाँ पे, O2 इसलिए नहीं लिखा है, H मीन्स हाइड्रोजन, O मीन्स ऑक्सीजन, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं लिख रहा, ठीक है। तो ये अपने पास कहानी क्या हो जाएगी, 20 प्लस 160 दैट विल बी 180 ग्राम, ठीक है, चलेगा। कोई ऐसा जिसको इसमें तकलीफ है तो बता दो कि भैया यहाँ तक हमको तकलीफ है, समझ नहीं आया है। डन है? विवेक बोलो बाबू, क्या समस्या हो गया? सर इसमें मोल में कन्वर्ट नहीं करेंगे सर? क्या जरूरत है? जरूरत कुछ थोड़ी है इसमें मोल से। इसने सीधे बोला ना कि मास का जो रेशियो होगा वो मास का रेशियो फिक्स रहेगा। हाइड्रोजन बता दिया, सीधे ऑक्सीजन निकालो। और एक चीज समझो, मैं बताता हूँ, इस चीज को ध्यान रखना। स्टोसियोमेट्रिक जो कैलकुलेशन करते हैं वो एक्चुअल में वो एक मैथमेटिकल रिजल्ट है कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका डेफिनेट प्रोपोर्शन का, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का एक रिजल्ट है। बट उसे एज हम टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट इज डेफिनेट प्रोपोर्शन। जरूरत नहीं है स्टोसियोमेट्री लगाने की, यहाँ सीधे निकाल सकते हो। रिएक्शन नहीं दिया है ना, या रिएक्शन दिया है क्या विवेक? कोई सर रिएक्शन दिया नहीं है, सैंपल दिया, सीधे निकालो मास, काम खत्म। डन है? ओके सर। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और भी मैं दे रहा हूं, ठीक है, फटाफट से उसको सॉल्व करो। आसान सा क्वेश्चन है, ये लिख रहा हूं मैं। इन अ प्योर सैंपल ऑफ CaCO3 if mass of calcium was 120 gram, then calculate। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा आपको मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। then calculate mass of oxygen present in it। बोलता क्या है कि एक CaCO3 का सैंपल लिया जिसमें 120 ग्राम कैल्शियम था, तो बताओ उसमें कितना ग्राम ऑक्सीजन रहा होगा। शुरू हो जाओ फटाफट से। किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फटाक से पूछ लो। कोई ऐसा जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, और इसको सॉल्व करोगे तो बहुत तरीके हैं सॉल्व करने के, बहुत हजार तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं से सॉल्व होगा। हर्ष वेरी गुड। बस कुछ नहीं करना, मास का रेशियो लेना है, काम खत्म, हो गया सॉल्व। सौरव गलत है। मृगंक फिर से चेक करो, थोड़ा कैलकुलेशन में कहीं एरर किए हो। मृगंक O2 नहीं होगा, ऑक्सीजन बोला, ऑक्सीजन इज ए एलिमेंट, ऑक्सीजन गैस नहीं बोला, ध्यान रखना। एक ये किसके लिए बोल, रौनक किसके लिए बोला? ठीक है, वो एक आंसर तो सही। अच्छा ओके ओके ठीक है, कार्बन के लिए बोल रहे हो। चलो, उज्जवल गलत है बाबू, मैंने पूछा है ऑक्सीजन का मास कितना होगा। सनी गलत है, श्रेयांश गलत है, उज्जवल गलत है। ऐसे क्वेश्चन में गलती करोगे। पीयूष सही है। नहीं नहीं, ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं करो यार, शोभा नहीं देता। रौनक गलत है, कार्बन का तो सही निकाला लेकिन दूसरे का गलत है। विवेक गलत है। भाई विवेक इतना सस्ता में कैसे निकाल दिया? शुभम गलत है।
चलो मैं एक सजेशन देता हूँ, सुनो, ऐसे इसको ट्राई करो, ठीक है। सोचो कि जब CaCO3 था, अरे पता है ये 9th क्लास के बच्चे को भी बोलूंगा तो वो कर लेगा, वो फटाक से कर लेगा, लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ उस पर ध्यान देना। CaCO3 में कैल्शियम का मास कितना होता है? 40। जिसको ये याद नहीं, बता रहा हूँ, कैल्शियम का मास होता है 40। तो कैल्शियम जब 40 था तो ऑक्सीजन कितना था? 3 ऑक्सीजन थे, 16 into 3। तो कैल्शियम 40 था तो ऑक्सीजन 48 था। रेशियो कितना आ गया? 40:48 हो गया ना यार। तो 40:48 ऑक्सीजन, अब आपको दे दिया है कैल्शियम में 120, तो बताओ कितना होगा आपके पास ऑक्सीजन? डन है? 2 को लगाना है ना। वाटर में बस हाइड्रोजन ऑक्सीजन था तो जिंदगी चिल थी, लेकिन अब की बार हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं देंगे, कुछ और भी है। अच्छा एक चीज और, जो लास्ट के 15 मिनट अपन DSS रखते हैं उसको अब मैं आज आधे घंटे के लिए रखूंगा, ठीक है। स्टोसियोमेट्री मैंने आपको सिखाया है, सबको स्टोसियोमेट्री आती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज मैं स्टोसियोमेट्री में एक चीज आपको बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक जिससे लिमिटिंग रिएजेंट पता करते हैं। और अगर तीन या तीन से ज्यादा अगर आपको रिएक्टेंट दे दिए तो आप कैसे पता करोगे, कैलकुलेशंस कैसे करोगे? बाकी आपको ट्रेडिशनल मेथड पता है सबको, ठीक है। सो अपन देखते हैं उसको क्या कर सकते हैं, ठीक है। श्रेयांश ठीक है, उज्जवल ठीक है, अब सही आ रहा है, मतलब मैं मैथमेटिकल रिलेशन बता दूं तो आंसर सही आने लगे। चलो ठीक है, सन्नी ठीक है, ठीक है। शुभम अभी भी गलत है बाबू, रिशु गलत है, फिर से चेक करो। कैसे कर रहे हो यार, ऐसे कैलकुलेशन कैसे एरर हो रहे हैं? सौरभ ठीक है, थोड़ा मिस हुआ, क्या बात है, चलो ठीक है, थोड़ा ही मिस हुआ तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो सो मैं यहाँ लिख रहा हूं कि मास ऑफ कैल्शियम वर्सेस मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा। मैंने ये कतई नहीं बोला था लॉ में, कि लॉ में ये कहीं मेंशन नहीं था कि 2 ही एलिमेंट हो सकते हैं, 3 एलिमेंट नहीं हो सकते, 4 एलिमेंट नहीं हो सकते, ऐसा कभी नहीं बोला गया था। ऐसा बोला गया था कि जो भी कंबाइन हो रहे हैं उनका जो रेशियो है वो रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। दिमाग में अपने आप सेट कर लेते कि 2 ही होगा, भैया रेशियो 2 ही होगा, ऐसा जैसा ये कहाँ है, ऐसा जरूरी है? बोला कि 2 ही एलिमेंट होंगे, ठीक है। चलो तो ये हो गया अपने पास कैल्शियम 40। देखो CaCO3 में कैल्शियम का मास कितना होता है? 40 होता है। ऑक्सीजन का मास कितना होगा भैया? 3 ऑक्सीजन है तो 16 into 3 दैट इज 48, ठीक है। इक्वल्स टू, चलो भैया इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर लो। तो ये आपके पास हो गया 10 और ये नीचे हो गया 12, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 6, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? कैल्शियम दिया आपने को 120 दे दिया। उसके बाद हमको नहीं पता ऑक्सीजन कितना होगा तो X लिख लिया। X ने तो कितनों की जिंदगी तबाह की है। चलो तो अपन फटाफट से आगे आते हैं। तो ये X इक्वल्स टू क्या हो गया? तो ये हो गया 120 into 6 डिवाइडेड बाई 5। आंसर कितना आ जाएगा? दैट इज 144 ग्राम। चलेगा? किसी को कोई तकलीफ है इसमें? कोई ऐसा जिसको रोना गाना मचाना है इसमें? नहीं है? चलो इसी का नेक्स्ट पार्ट बताओ, मास ऑफ सैंपल कितना होगा? चाहिए सेम लिखा हुआ था सैंपल, ठीक है। मास ऑफ सैंपल कितना होगा? फटाफट से सॉल्व करो, मास ऑफ सैंपल कितना होगा? क्या तरीका है सॉल्व करने के? 2 तरीके हैं। एक तरीका, तीनों का मास निकालो, सम कर दो कंजर्वेशन ऑफ मास लगा के, और दूसरा तरीका एक और है कि सीधा सीधा कैल्शियम कार्बोनेट के मास का ही रेशियो ले लो। चॉइस आपकी, करो, फिर मैं बताता हूँ कि दोनों तरीका कौन कौन से हैं। रॉबिन कह रहा है कि 40/48 कैसे आया? रॉबिन ऑडियो ऑन करो। कहाँ गया रॉबिन? हैंड रेज कर दो बेटा। हर्ष ठीक है आंसर। हाँ रॉबिन, कैल्शियम का मास कितना होता है बेटा? जल्दी बताओ, एटॉमिक मास कितना होता है कैल्शियम का? 40। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 3 होता है। एक कंपाउंड, इस कंपाउंड में कितने ऑक्सीजन एटम है? 3 है। 16 into 3 चलेगा? यस सर। क्या रेशियो आया? 40:48। डन है? यस समझ। चलो ठीक है। सो यहाँ टोटल मास जो है वो कितना आ गया बेटा? 300 ग्राम आ गया। मैक्सिमम लोगों ने सॉल्व कर लिया है।
मास ऑफ, यहाँ पे क्या किए होगे देखो, मास ऑफ ऑक्सीजन 144, 144, मास ऑफ कैल्शियम 120, क्या बात है, मास ऑफ कार्बन, ऐसे निकालोगे मास ऑफ कार्बन तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। निकाल के देखो, तीनों को ऐड करोगे सो मास ऑफ CaCO3 कितना आ जाएगा, दैट इज 300। ठीक है, हो सकता है किसी ने एक और भी तरीका लगाया हो, बोले कि अच्छा इतना मेहनत, ठीक है कर सकते हैं, क्योंकि दो तो निकाल लिए, तीनों निकाल ही लेंगे। एक और भी तरीका था इसको निकालने का, एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये था कि सीधे मैं रेशियो ही ले लेता किसी एक एलिमेंट के साथ में, तो भी आ जाता। मतलब डेफिनेट प्रोपोर्शन दो एलिमेंट के बीच में नहीं, ध्यान से सुनना ये स्टेटमेंट, दो एलिमेंट के बीच में नहीं, एक एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में लगा लिया तो भी वैलिड है। ठीक है, आपको ये ट्रिक आनी चाहिए, इसलिए आनी चाहिए क्योंकि जब एग्जाम में बैठोगे तो भैया अगर आपको 5-10 एलिमेंट दे देगा तब तो पागल हो जाओगे, सबका निकालोगे फिर जोड़ोगे टोटल मास, नहीं, क्यों निकाले, क्यों करें। ठीक है, सो देखो मैं इसमें बोलता कि मास ऑफ, हमको डेटा में क्या दिया हुआ था, मास ऑफ दिया हुआ था अपने पास कैल्शियम, सो मास ऑफ कैल्शियम वर्सेस मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, पूरा कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, मास ऑफ कैल्शियम वर्सेस मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये 40, तो ये कितना होगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 48। ठीक है, तो 40, 12 एंड 48, तो तीनों को सम करोगे तो ये आ जाएगा 100। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ तीनों को सम करके 40, 12, 48, तो सीधे मैंने रेशियो लगा लिया। आपको ये ट्रिक आनी चाहिए, इक्वल्स टू, ओ भाई कौन है ये, चलो ठीक है, सो आपको ये ट्रिक आनी चाहिए, इक्वल्स टू कैल्शियम का मास 120 दिया हुआ है, मास ऑफ कंपाउंड नहीं पता है, हमने x मान लिया, x की वैल्यू यहाँ से निकालो सीधे 300 ग्राम, खेल खत्म, डन है। तो आप ऐसे कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, अगर जल्दी करना चाहते हो, बाकी आपको ट्रेडिशनल मेथड पता है, सारे एलिमेंट्स को निकालो, सबको जोड़ो, काम खत्म। ठीक है, तो ये आपके पास कहानी हो गई लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की, कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होता क्या है, उसका एप्लीकेशन कैसे है। किसी को इसमें तकलीफ है तो बता दो, अपन बात करें, वरना आगे बढ़े। डन है, चलिए मस्त हुआ, क्या बात है, चलो ठीक है। सो नेक्स्ट लॉ पे आते हैं, दैट इज मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब यहां से आपकी जिंदगी में थोड़ी जहर खुलेगी। ठीक है, तो जरा देखते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता क्या है। इसका स्टेटमेंट जो है ना वो थोड़ा सा ऐसा लगता है पता नहीं यार ये क्या चाहता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन है ना वो महाबकवास है, महाबकवास है। चलो देखते हैं क्या कहता है। सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि when two elements combine to form two or more than two different compounds, देखो स्टेटमेंट को ध्यान देना, पहला इंपॉर्टेंट चीज दो एलिमेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, मतलब दो एलिमेंट मिलके दो या दो से अधिक तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विथ अ फिक्स मास। अब देखो ये ध्यान देना स्टेटमेंट, तीसरा चीज फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, मतलब किसी एक एलिमेंट का मास उसमें फिक्स हमको लेके चलना है, किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स रहेगा, bears a simple ratio to another one। पता नहीं क्या बोल रहा है, ये गंदा सा स्टेटमेंट। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट देखने में डेफिनेटली गंदा सा है, बस इसका एप्लीकेशन देखो महावाहियात है। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है ये। चलो इसको मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान देना ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, देखो हम दो कोई भी दो एलिमेंट ले लेना और उनका कोई ऐसे दो एलिमेंट जो मिलके दो या दो से अधिक तरीके के कंपाउंड बनाते हो। ठीक है, सो इस बार यार देखो जीवन में हमेशा पानी बनाए, इस बार पानी नहीं बनाते, उसको भी कर सकते हो, H2O2 भी बना सकते थे, बट कोई दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, सो अब की बार अपन ले लेते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको ध्यान से देखना, ये बहुत स्टेटमेंट जो है इसका बड़ा मतलब परेशान करने वाला है, एप्लीकेशन परेशान करने वाला नहीं है। हर्ष बोल रहा है CO2 और CO ले लो, चलो भैया CO2 CO ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोल रहा है वाटर परऑक्साइड, ठीक है CO2 CO पहले आया तो CO2 CO ले लेते हैं। ठीक है, सो मैंने मान लिया कि मेरे पास दो एलिमेंट हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर दो तरह के कंपाउंड देंगे अपने को, एक तो CO देंगे, दूसरा CO2 देंगे। ठीक है, तो चलो ये CO देंगे एक केस, और दूसरा केस है कि ये CO2 दे देंगे। ठीक है, दोनों मिलकर दो तरह के कंपाउंड अपने को दे रहे हैं।
सो दोनों ने दो तरह के कंपाउंड दिए, एक मिला CO, एक मिला CO2। क्या कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? कहता है कि किसी एक एलिमेंट का आप मास फिक्स रखो, उसके लिए दूसरा कितना चाहिए उसको निकालो। एकदम सिंपल भाषा में, किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स रखो, उसके लिए दूसरा कितना चाहिए निकालो, दोनों केसेस में। और जितना जितना दूसरा वाला चाहिए था ना, दोनों केस में उसका रेशियो ले लो। उस रेशियो को देखोगे तो एक सिंपलेस्ट रेशियो होगा, सिंपल फॉर्म में एक रेशियो आएगा, ठीक है। वो ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं दिखेगा, एकदम सिंपल फॉर्म का कुछ रेशियो दिखेगा। चलो, यही बोलता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो मैं करता क्या हूं कि मैं मान लेता हूं कि मैं दोनों केस में कार्बन का मास में कुछ कांस्टेंट लेके चलूंगा। मैं मान लेता हूं कि दोनों केस में जो कार्बन का मास लूंगा वो 12 ग्राम लूंगा। सो मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, फॉर 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 2 ग्राम, अगर 12 ग्राम में कार्बन ले लूं, सो मास ऑफ ऑक्सीजन दोनों में कितना कितना चाहिए ये मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं, ठीक है। सो फॉर 12 ग्राम ऑफ कार्बन, मास ऑफ ऑक्सीजन इन पहला, चलो पहला है CO में कितना होगा भैया मास ऑफ ऑक्सीजन, निकालना शुरू करते हैं। चलो भैया CO में कैसे निकालें? सो मास ऑफ कार्बन वर्सेस मास ऑफ ऑक्सीजन, रेशियो कितना होगा भैया? सो 12/16। हमको पता है कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो रेशियो कितना आ गया? 12/16, ठीक है, इक्वल्स टू, मुझे ऑलरेडी मैंने माना था कि कार्बन का मास मुझे कितना लेना है, 12 ग्राम एजम्पशन मैंने ले लिया था। सो 12 ग्राम कार्बन के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए? X चाहिए। 12 ग्राम कार्बन के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए? X चाहिए। तो फटाफट से हमको यहाँ पता चला कि X मतलब ऑक्सीजन का जो मास हमें रिक्वायर्ड होगा वो होगा 16 ग्राम। डन है। सेकेंड केस बोला कि चलो ठीक है, CO2 में निकालो ऑक्सीजन का मास कितना चाहिए। सो मास ऑफ कार्बन वर्सेस मास ऑफ ऑक्सीजन, इसका रेशियो कितना है? सो हमको यहाँ चेक करना पड़ेगा रेशियो कितना है। तो भैया का तो याद हो गया, 12 कार्बन, अच्छा 2 ऑक्सीजन, कितना हो गया भैया? 32, चलेगा, ठीक है, 12/32। अब हमको बोला है भैया क्या कि 12 ग्राम अगर आपने लिया है कार्बन, ये ले लिया 12 ग्राम, तो 12 ग्राम कार्बन के लिए आपके पास ऑक्सीजन कितना चाहिए? ये मान लो Y है। सो यहाँ से आप देखोगे तो यार 12 ग्राम के लिए इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, सो Y = आ गया 32 ग्राम। अब 12 ग्राम कार्बन के लिए ऑक्सीजन कितना? 12 ग्राम कार्बन के लिए ऑक्सीजन कितना दोनों केस में? अब दोनों केस में जो ऑक्सीजन के मास का रेशियो है वो निकाल लो। सो मास और रेशियो ऑफ ऑक्सीजन जो है उसको निकालते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। सो रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन CO वर्सेज CO2। CO वर्सेज CO2 में ऑक्सीजन का रेशियो कितना आएगा? ऑब्वियस है, मास की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो कितना आ रहा है? इसमें 16, इसमें 32, 16/32 कर लो, तो ये कितना आ गया? 1/2 आ गया। सो यही कहता है कि भैया आप जब रेशियो निकालोगे तो एक सिंपल रेशियो आएगा, कुछ पटांग सा नहीं आएगा, कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं आएगा, एकदम सिंपल सा रेशियो आपको देखने को मिलेगा। और इसी चीज को बोला गया दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो है उसको ध्यान रखना कि ये तभी वैलिड है, सुनो, ये तभी वैलिड है जब दो क्वेश्चन इस पे जो बनते हैं वो न्यूमेरिकल कम बनते हैं, सब्जेक्टिव ज्यादा बनते हैं। बोलता क्या है कि जब आपके पास दो एलिमेंट ऐसे कंबाइन हो जो 2 या 2 से अधिक टाइप के प्रोडक्ट दे पाए, दोनों में एलिमेंट सेम ही है, ऐसा नहीं है कि दोनों प्रोडक्ट में एलिमेंट बदल गया, एलिमेंट सेम ही है, लेकिन दोनों ने क्या किया, अलग अलग तरीके के कंपाउंड लिए हैं। सो 2 या 2 से अलग तरह के अगर आपको कंपाउंड मिले, 2 या 2 से अलग तरीके के आपको प्रोडक्ट मिले, तो आप कह सकते हैं 2 एलिमेंट कंबाइन होकर देते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वहां लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड होगा। चलेगा? कोई ऐसा जिसको इसमें रोना गाना मचाना है तो बताओ भाई, नहीं है? डन है? चलो, सो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान दो। एक क्वेश्चन, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर भेजो। मैं हेल्प नहीं कर रहा है क्योंकि ये पूरा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, चलो इस क्वेश्चन को रुक जाओ, मैं फिर से समझा रहा हूं। एक रिक्वेस्ट आ गया कि भैया इसको फिर से समझाया जाए, ठीक है। देखो ध्यान दो, उज्जवल यहाँ ध्यान दो बाबू। बोलता क्या है कि 2 एलिमेंट मिलके 2 या 2 से अधिक तरह के कंपाउंड बना रहे हैं।
CO2 बना रहे हैं। सो कहता है कि अगर एक एलिमेंट का मास आपने फिक्स रखा है, मान लिया मैंने कार्बन का मास फिक्स कर दिया कि 12 ग्राम कार्बन के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए। सो 12 ग्राम कार्बन के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए, अगर इसको मैंने फिक्स कर दिया है, सो जो ऑक्सीजन का मास दोनों केस में आएगा, दोनों में 12 ग्राम कार्बन के लिए ऑक्सीजन निकालो, जो दोनों केस में ऑक्सीजन का मास आएगा उसका रेशियो ले लो। वो जो रेशियो आएगा वो एक सिंपल रेशियो होगा, वो ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड सा रेशियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको √2/√5 दिख जाएगा, ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बोला क्या कि मास ऑफ कार्बन अगर 12 था तो ऑक्सीजन कितना चाहिए था, 16 ग्राम पहले वाले केस में। सेकेंड वाले केस में 12 ग्राम अगर कार्बन था तो ऑक्सीजन कितना चाहिए था, 32 ग्राम। बोला कि अब दोनों केस में ऑक्सीजन के मास का रेशियो लो, तो दोनों केस में ऑक्सीजन के मास का रेशियो 16/32, तो कितना आया, 1/2 आया। डन है उज्जवल? उज्जवल डन है क्या? ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैं हेल्प नहीं कर रहा क्योंकि ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको अप्रोच पता होना चाहिए। रौनक ठीक है? हर्ष ठीक है? रॉबिन एक बार सेशन छोड़ के फिर से सेशन में आ जाओ, एंटर कर जाओ। सन्नी ठीक है? उज्जवल गलत है, गुलशन सही है, उज्जवल गलत है, मानस गलत है, क्रिस सही है, अंशु सही है, माला सही है, नहीं माला बाबू गलत है आपका, विवेक गलत है, अर्णव सही है, उज्जवल सही है, अमन सही है, निशिता सही है। बिल्कुल लैंग्वेज बेस है यार, यही चीज अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ऋषु सही है, उज्जवल सही है, क्या बोल रहा है देखो। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, बोलता है कि इफ अ वाटर सैंपल आर टेकन फ्रॉम द सी, समुद्र से लिया, रिवर से लिया, लेक से लिया, तो देखा गया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो है वो 1:8 है। बताओ कौन सा लॉ है? मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि पानी तुम इंडिया में बनाओ, ऑस्ट्रेलिया में बनाओ, जाके तुम चांद पे बना लो, जुपिटर पे बना लो, वहाँ मास का जो रेशियो होगा 1:8 ही होगा। एग्जैक्ट यही बोला था, बस वहाँ रिवर वाटर सी यूज नहीं किया था। कब बताया था ये? डेफिनेट प्रोपोर्शन में। वाटर जब भी होगा, कहीं भी होगा, उसमें मास जो होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो होगा वो 1:8 ही होगा। एक ही केस है ऐसा पॉसिबल, दैट इज डेफिनेट प्रोपोर्शन। कोई ऐसा है जिसको इसमें रोना गाना मचाना है? कोई ऐसा जो इसमें रोना गाना मचाने के लिए इच्छुक है? डन है क्या? नहीं है कोई रोना गाना मचाने वाला? चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। बोलता क्या कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर H2O2 देते हैं और H2O देते हैं। बोलता क्या है कि 5.93% एंड 11.2% हाइड्रोजन रेस्पेक्टिवली, दोनों केस में हाइड्रोजन का परसेंटेज अलग अलग दिया हुआ है। बोलता क्या है, ये डेटा क्या बताना चाहता है आपको? क्या बताना चाहता है? कौन सा लॉ बताना चाहता है आपको? ये उज्जवल सही है, रौनक सही है, श्रेयांश सही है, गुलशन सही है, रेशियो गलत है बाबू। रेसिप्रोकल कहाँ बता दिया यार कि रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बता रहे हो? मानस सही है, सनी सही है, मृगंक सही। अच्छा पहले से आता है, वाह क्या, हाँ पहले से आता होगा एग्जैक्टली। खुशी सही है, अर्णव गलत है। हमको तो H2 और H2O देखते, H2O2 और H2O देखते ही समझ जाना चाहिए कि यहाँ कहानी क्या चल रही होगी। ठीक है, अमन सही है, सौरभ गलत है, विवेक सही है। ठीक है, विवेक गलत है बाबू। ये और कैसे हो गया? दो कंपाउंड बन रहा है और दोनों में हाइड्रोजन का परसेंटेज बोला है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का नहीं बोला है। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो नहीं लिखा है, परसेंटेज के फॉर्म में दे दिया है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखो। सो भैया देखो, दो एलिमेंट, दो या दो से अधिक कंपाउंड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर दो या दो से अधिक कंपाउंड, एक ही तो लॉ है वहां जो लगेगा। वो कौन सा लॉ है? दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, कोई ऐसा जिसको रोना गाना इसमें मचाना है?
कोई इसमें अपना रोना गाना मचाना चाहते हो तो बता दो भाई कि हमको रोना गाना मचाना है। चलो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आएंगे, रिश्यू आएंगे, काहे चिंता करो। चलो इस क्वेश्चन को देखो, बोलता है कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में रेशियो 12:16 है, मोनो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड में 12:32 है और मोनोऑक्साइड में 12:16 है। बताओ ये किस लॉ के बारे में कुछ कुछ कहना चाहता है, किस लॉ की तरफ इशारा कर रहा है? देखो ऐसे फर्जी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जेई वाले तो इस टॉपिक को टच वच भी नहीं करते, बोलते बात हटाओ इसको। चलो ठीक है, सो हमको पता है कि भैया दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलके कंपाउंड बना रहे हैं, तो एक ही लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सॉरी, ठीक है, डन है। तो ये आपके पास कहानी हो गई। उज्जवल कैसे यार कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो गया? कार्बन ऑक्सीजन दो कंपाउंड, दो एलिमेंट दो कंपाउंड, मैंने अभी फिर थोड़ी देर पहले बोला था, दो एलिमेंट दो कंपाउंड एक ही चीज है ना, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा इंडिविजुअली बोल रहे हो, इंडिविजुअली ठीक है, इंडिविजुअली ठीक है, इंडिविजुअली बोल सकते हो कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। चलो सो ये आपके पास कहानी हो गई, ये आपके पास कहानी हो गई कि भैया ये क्या कहना चाहते हैं, इन लॉज का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलो अब अपन आते हैं नेक्स्ट लॉ पे, दैट इज लॉ ऑफ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। ये लॉ जो है थोड़ा प्यार से, थोड़ा आराम से इसको समझने का प्रयास करना, ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। इस लॉ को आराम से समझने का प्रयास करना, ये क्या कहना चाहता है, ध्यान से सुनो। ये लॉ कहता है कि बी और सी रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सो वो बी और सी रिएक्ट करके कुछ एक सैंपल बना लेते हैं, कुछ एक कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बी और सी हैं वो एक और एलिमेंट के साथ, थर्ड एलिमेंट ए के साथ रिएक्ट करते हैं और कुछ एक कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट देखो, if B and C react with each other, the ratio in which they combine will be same or simple multiple of each other when the two element B or C reacts with the same mass of third element, ठीक है। सो बोलता क्या है कि B और C जो है वो रिएक्ट करके कोई एक कंपाउंड बनाते हैं, और अगर वो A के साथ, ध्यान से सुनना, वो A के साथ अगर फिर रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएंगे, सो ए वाले केस में जो उनके मास का रेशियो होगा वही बी और सी जो खुद भी रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएंगे उसमें रहेगा, या उसके मल्टीपल में होगा, या उसके रेसिप्रोकल में होगा। ये तीनों पॉसिबल है। समझ में कुछ नहीं आया कि क्या कह रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा आपने, तो पता नहीं क्या ही है, जादू सा स्टेटमेंट हो गया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। चलो तो जरा इसका हम एप्लीकेशन समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या कहता है, किस तरीके का इसका एप्लीकेशन हो सकता है। चलो सो इसको प्रेम से आराम से इसको देखना, ये क्या कहता है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। पहली चीज तो जो आपको दिमाग में ये सेट हो जानी चाहिए इस स्टेटमेंट को देख के, पहला चीज जो दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, ये तीन एलिमेंट का खेला है, तीन एलिमेंट पार्टिसिपेट करेंगे। बोला था ए बी और सी, तीन एलिमेंट तो होंगे ही होंगे, ठीक है। सो यहाँ तीन एलिमेंट्स के पार्टिसिपेशन होंगे। चलो भैया तो शुरू करते हैं कहानी। सो मैंने बोला कि भैया ए बी और सी तीन एलिमेंट होंगे और तीनों एलिमेंट मिलके कुछ कंपाउंड बना रहे होंगे, ठीक है। सो चलो मैं तीन एलिमेंट ले लेता हूँ, कौन कौन से लेता हूँ इसको ध्यान से देखना, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये तीन एलिमेंट ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तीन एलिमेंट ले रहा हूँ और सारे एक दूसरे के साथ कुछ कुछ कंपाउंड बनाने वाले हैं, ठीक है। चलो सो कुछ ऐसा कहानी है कि कार्बन ऑक्सीजन मिलके अपने पास यहाँ पे बन रहा है, दैट इज CO, कुछ कुछ कंपाउंड्स बन रहे हैं, उन कंपाउंड्स का मैं नाम लिख दे रहा हूँ। सो एक बना है CO2, एक बना है H2O और एक बना है CH4। ये तीन कंपाउंड्स अपने को बने हुए हैं,
3 एलिमेंट 3 कंपाउंड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके बने हुए हैं। अब मैं इन दोनों को बी और सी मानता हूं डेफिनेशन के वाइज कि ये बी और सी है और ये अपने पास ए है। अब ध्यान से सुनना ये क्या कहता है, स्टेटमेंट को मैं बोल रहा हूं, बहुत माइन्यूटली इसको ध्यान देना। बोलता है कि बी और सी जब रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनाए होंगे उसमें बी और सी का जो मास का रेशियो रहा होगा, मतलब बी और सी रिएक्ट करके कौन सा कंपाउंड बनाया है, तो बी और सी रिएक्ट करके CO2 बनाया है। तो कहता है कि CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के जो मास का रेशियो रहा होगा वो जब बी और ए रिएक्ट करता, सी और ए रिएक्ट करता फिक्स अमाउंट ऑफ ए के साथ, तो जितना सी का मास और जितने ओ का मास का रेशियो है उसके या तो मल्टीपल में होगा या तो उसके बराबर होगा या उसके रेशियो या तो उसका रेसिप्रोकल होगा। चलो, तो सबसे पहले तो बोला कि बी और सी मिलके जो कंपाउंड बनाएंगे उसमें दोनों के मास का रेशियो निकालो। सो बी और सी ने मिलके क्या बनाया है, CO2। CO2 में हम पहले निकालेंगे मास का रेशियो। सो मास ऑफ कार्बन वर्सेस मास ऑफ ऑक्सीजन, इसका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, तो 12/32 ये आ जाएगा अपने पास। इसको सिंप्लीफाई करके बोल सकते हो, फटाफट से मुझे बता दो ये सिंप्लीफाई करके कितना आएगा, तो ये सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 3/8। डन है। फिर से ओ तो एक ही है, उससे क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो, सो हमने क्या किया कि CO2 में हमने कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकाल लिया, दैट इज 3:8। अब हम क्या करने वाले हैं कि इन दोनों केसेस में हम हाइड्रोजन के अमाउंट को फिक्स रखेंगे और उसके लिए ऑक्सीजन और कार्बन का मास निकालेंगे कितना आया और फिर उनका रेशियो लेंगे। सो मान लिया कि दोनों केस के लिए बिल्कुल मल्टीपल प्रोपोर्शन वाली कहानी, मल्टीपल प्रोपोर्शन लगाना है और ऑक्सीजन और कार्बन का मास निकालना है दोनों केस में, हाइड्रोजन के मास को फिक्स रखते हुए। सो मैं मान लेता हूं कि इन दोनों केस के लिए मैंने मान लिया कि मास ऑफ हाइड्रोजन जो है, मास ऑफ H जो है वो कुछ फिक्स लेता हूं, दैट इज 2 ग्राम। मान लो मैंने 2 ले लिया कि मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ही लेना है मेरे को, और उसके लिए ऑक्सीजन और कार्बन का मास निकालूंगा मैं। चलो, सो इस केस में अगर मेरे पास, पहले तो देखो कि भैया रेशियो क्या है। सो हाइड्रोजन जब 2 है तो ऑक्सीजन कितना है, 16 है। तो चलो, सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मास ऑफ हाइड्रोजन वर्सेस मास ऑफ ऑक्सीजन, ये कितना है। सो ये हाइड्रोजन 2 है तो ये 16 है, मतलब ये 1:8 है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसके लिए लिख लेता हूँ कि मास ऑफ हाइड्रोजन 2 है तो मेरे पास ऑक्सीजन कितना है, x है। तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितनी आ गई, तो ये समझो कि x की वैल्यू यहाँ से आ गई 8 ग्राम। मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए, सॉरी 16 ग्राम, 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमको ऑक्सीजन कितना चाहिए, 16 ग्राम चाहिए। सेम कहानी इसमें निकालो कि 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कार्बन कितना चाहिए, जल्दी से निकालो। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कार्बन कितना चाहिए, कार्बन का मास निकालना। 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कार्बन कितना चाहिए, फटाफट से निकालो, जल्दी से निकालो। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कार्बन कितना चाहिए, रौनक ठीक है, अमृत गलत है, सनी ठीक है, अमन ठीक है। 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कार्बन कितना चाहिए, गुलशन ठीक है, श्रेयांश ठीक है, सौरभ ठीक है, उज्जवल गलत है, विवेक ठीक है, विवेक गलत है, 12 कैसे आया, उज्जवल गलत है। 2 ग्राम के लिए कितना, डेफिनेट प्रोपोर्शन लगाना है भाई। 2 ग्राम के लिए कितना चाहिए, क्या कर रहे हो, चलो। सो मैं यहाँ निकाल रहा हूं 2 ग्राम के लिए कितना चाहिए। सो मास ऑफ कार्बन वर्सेस मास ऑफ हाइड्रोजन का जो रेशियो होता वो होता 12/4 होता, 12 कार्बन का और 4 हाइड्रोजन का, तो 12/4 12/4, ठीक है। अपने को दिया कितना है, कार्बन 2, सॉरी हाइड्रोजन दिया है 2 ग्राम, तो कार्बन मान लो x, हाइड्रोजन दिया है 2 ग्राम। सो यहां से हमको निकला जो x की वैल्यू दैट इज 6 ग्राम। ध्यान दो यहाँ पे, कोई ऐसा जिसको इसमें तकलीफ है तो बता दो कि हमको ये समझ नहीं आया कि भैया मास ऑफ कार्बन 6 ग्राम कैसे आया। किसी को तकलीफ है क्या,
डेफिनेट प्रोपोर्शन लगा लिया, मास ऑफ कार्बन कितना आया, 6 ग्राम आया। ठीक है, डन है, हो गया अपना काम। आ गया मल्टीपल प्रोपोर्शन। कैसे आया मल्टीपल प्रोपोर्शन, ध्यान दो। क्या बोला था कि बी और सी रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनाएंगे उसमें जो उन दोनों के मास का रेशियो होगा वो या तो बराबर, या तो मल्टीपल में, या तो रेसिप्रोकल में होगा अगर यही बी एक थर्ड एलिमेंट ए से रिएक्ट कर जाए, या यही सी एक थर्ड एलिमेंट ए से रिएक्ट कर जाए, और थर्ड एलिमेंट के मास को कांस्टेंट रखो दोनों केस में, तो जो दोनों का मास का रेशियो आएगा उसी के साथ। चलो, सो अब हमको करना ये है कि यहाँ पे मास ऑफ जो आया है कार्बन, सॉरी ये क्या नहीं, हाँ ऑक्सीजन, यहाँ से जो मास ऑफ ऑक्सीजन आया है और यहाँ से जो मास ऑफ कार्बन आया है, इन दोनों का रेशियो लेना है दोनों केस में। इस केस में हमको किसका, ऑक्सीजन का, इसमें कार्बन का, हाइड्रोजन को हमने कांस्टेंट रखा था। सो भैया यहाँ से जब हम रेशियो लेंगे मास ऑफ, इन दोनों से हम निकालेंगे रेशियो मास ऑफ कार्बन वर्सेस मास ऑफ ऑक्सीजन का, ठीक है। सो मास ऑफ कार्बन वर्सेस मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे तो ये कितना आएगा, तो हमको दिख रहा है कि कार्बन अपने को चाहिए 6 ग्राम, ऑक्सीजन चाहिए अपने को 16 ग्राम। इसको डिवाइड करोगे तो ये 3/8 आ जाएगा, और ये 3/8 और ये 3/8 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यही अपने पास कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इस चीज के लिए मुझे पता है कि ये जो चीज है ना, ये स्टेटमेंट जो है ना, वो एक बारे में नहीं आएगा दिमाग में, मैं अग्री करता हूँ, इस चीज से मना नहीं कर रहा। ठीक है, मृगांक बोल रहा है कि हमको स्कूल फायदा है अगर स्कूल लेवल को छोड़ दे। बिल्कुल स्कूल लेवल में ही इसका फायदा है मृगांक, बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, ना के बराबर आते हैं, लेकिन स्कूल लेवल में पूछा जाता है। अब वो अलग बात है, कभी जेई वाले मतलब मेंस वाले या नीट वाले खास करके जो हैं वो थोड़े दुखी हो जाते हैं, तो इस पे चले जाते हैं, इन क्वेश्चंस को पूछ लेते हैं, बाकी जेई वाले नहीं पूछते। ठीक है, सो समझ में आ गया, ठीक है। नहीं अगर समझ आया है, अभी भी फील नहीं आया, तो एक बार इसको घर जाके इस वीडियो को इतने दूर देखना जितना दूर मैंने रेसिप्रोकल समझाया है, और फिर भी अगर ना समझ में आए तो अगले क्लास में मुझे बोलना, मैं दोबारा से समझा दूंगा। डन है। बाकी कोई ऐसा चीज जो थोड़ा बहुत छूट गया तो मुझे बता दो, मैं थोड़ा बहुत किस छूट गया, समझ दिक्कत हो गया तो मैं उसको बता देता हूँ, अगर बिल्कुल नहीं समझ में आया तो घर जाके देखना। डन है। अच्छा, कित्तों को समझ नहीं आया, मैसेज करके मुझे बताओ कित्तों को समझ नहीं आया, ऐसे नहीं, मैसेज करके बताओ कित्तों को समझ नहीं, मैंने बोला मैसेज करके बताओ, किसको किसको लगा कि जादू हो गया, जादू हो गया, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, तो एक ही मुझे दिखा है जिसने बोला कि जादू हो गया, बाकी सब ठीक है। चलो, तो ये अपने पास कहानी हो गई लॉ ऑफ, अच्छा हर्ष ठीक है, हल्का फुल्का जादू हो गया, श्रेयांश बोल रहा है समझ में आ गया, कौन बोला फील नहीं आया, हर्ष बोल रहा है फील नहीं आया। अच्छा ठीक है हर्ष, कोई बात नहीं, एक बार फिर से देखना, घर जाके एक बार फिर से देखना, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ, मुझे पता है कि ये चीज है जो थोड़ा सा मतलब लगता है चमत्कार हो गया हल्का फुल्का, आई अग्री ठीक है, इसको घर जाके एक बार देखना, क्योंकि लॉ है, वो स्टेटमेंट थोड़ा सा दिक्कत करता है। अनुष्का ठीक है, एक बार घर जाके देखना पूरा स्टेटमेंट, पूरा ये एक्सप्लेनेशन, और नहीं आए, लगे क्या फिर से जादू हो गया वीडियो, अगले क्लास में पहले पूछ लेना, ठीक है ठीक है। तो ये अपने पास कहानी हो गई लॉ की, ये एक बार में नहीं है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सो ये अपने पास कहानी हो गई लॉज की, जो हमको सिलेबस में पढ़ने हैं, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन देखते हैं जरा सा, इस क्वेश्चन को, ये हो गया, इस क्वेश्चन को देखो और बताओ कहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लग सकता है। ध्यान दो, याद रखना कैसे लगाया था, 3 एलिमेंट लिए थे और 3 कंपाउंड बना था, तीनों का एक दूसरे के साथ में, 3 एलिमेंट 3 कंपाउंड, फटाक से सोचो 3 एलिमेंट 3 कंपाउंड, कुछ बुद्धि लगाओगे तो हो सकता है आंसर मिल जाए। 3 एलिमेंट 3 कंपाउंड, गुड श्रेयांश, गुड सनी, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ऋषु मैसेज करो, मानस गलत है, उज्जवल गलत है, 3 एलिमेंट 3 कंपाउंड, हर्ष सही है, रौनक गलत है, नहीं सही है, सही, रौनक सही है, एक ऊपर वाला गलत है, सौरभ PH3, हाँ
बहुत गंदा सा स्मेल आता है उसका, मछली जैसा स्मेल होता है, फॉस्फाइन। विवेक सही, अमृत सही, निशिता सही, क्या बात है यार, क्या बात है, अच्छा लगा। बस इतना सा ध्यान रखो, 3 एलिमेंट 3 कंपाउंड, ओके। ऋषु गलत, माला सही, अर्णव सही। एक ही केस ही है जहां 3 एलिमेंट 3 कंपाउंड है, और कोई केस ही नहीं है जहां 3 एलिमेंट 3 कंपाउंड पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर गौर से देखोगे तो। ठीक है, चलो। सो एक केस कौन सा है, यहाँ कितने एलिमेंट है, देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन 2 ही एलिमेंट है, गया। 2 एलिमेंट में मल्टीपल प्रोपोर्शन होगा ही नहीं। यहाँ कितने एलिमेंट है, सोडियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 4 एलिमेंट है। 3 एलिमेंट 3 कंपाउंड, यहाँ एलिमेंट है कितने, 4 हैं। गलत है मामला, नहीं होगा। इसमें देखो कितने एलिमेंट है, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अच्छा, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है वो तो ठीक है। यहाँ पे भी कार्बन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ओके। 3 एलिमेंट तो है, लेकिन क्या यहाँ तीनों ने एक दूसरे के साथ कंपाउंड बनाया है, नहीं बनाया है। क्या यहाँ कंपाउंड जो है वो फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में है, यहाँ फास्फोरस हाइड्रोजन के बीच में है, वो तो ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में है, नहीं है। तीनों एलिमेंट मिलके एक दूसरे के साथ कंपाउंड बनाते थे, यहाँ तीनों ने एक दूसरे के साथ कंपाउंड नहीं बनाया। यहाँ तीनों ने एक दूसरे के साथ बनाया है, कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर। कार्बन सल्फर, कार्बन ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट चॉइस। डन है क्या? कोई ऐसा जिसको लगे कि अभी भी जादू हो रहा है भाई? क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, भले फीलिंग में थोड़ा तकलीफ है। ठीक है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, फीलिंग में थोड़ा तकलीफ है ना। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो। बोलता क्या कि मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है वो किस 2 कंपाउंड में चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, वो ये था आइसोटोप वाला। आइसोटोप का एग्जैक्टली यहीं पे देखो एप्लीकेशन दिख जाएगा, दैट इज हेवी वाटर। हेवी वाटर क्या होता है, D2O, दैट इज आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो चलो एक तो मैंने सीधे बता दिया। बाकी बताओ कहाँ पे मल्टीपल प्रोपोर्शन रहेगा। कंपाउंड जिसको कोई नहीं आता तो पूछ सकते हो मेरे से। कॉस्टिक सोडा ये होता है NaOH, कॉस्टिक पोटास ये होता है KOH। सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड पता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड पता है आपको। रौनक, श्रेयांश सही है। 2 एलिमेंट 2 कंपाउंड, 2 एलिमेंट 2 कंपाउंड, एक ही तो केस दिख रहा है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। बाकी और जगह तो दिख ही नहीं रहा है कि 2 एलिमेंट 2 कंपाउंड हो। तो यही एक जगह है जहां पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड होगा। ठीक है, कोई और कुछ कहना चाहता? हर्ष सी कैसे हुआ बाबू, कैसे भेज दिया आंसर सी? ठीक है, चलेगा। किसी और को रोना गाना मचाना है? नहीं है, चल। सो ये अपने पास कहानी, ये अपने पास रेशियो हो गया। डाउट? अगर डाउट हो तो फिर से दोबारा हैंड रेज करना। ठीक है, नहीं ज्यादा होगा तो नहीं होगा ना, विवेक बोला तो था। दो या 2 से अधिक कंपाउंड बना सकते हैं, लेकिन 2 एलिमेंट होने चाहिए, 2 एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट। बोलो ऋषु। कांस्टेंट एक बार फिर से बता दीजिए। लॉ ऑफ क्या, कांस्टेंट प्रोपोर्शन? हाँ हाँ ठीक है बेटा, रुक जाओ, तो लास्ट का अपन 15 मिनट DSS रखेंगे ना, उसमें मैं एक बार दोबारा बता दूंगा, अभी तो टाइम है। चलो ठीक है, हम बता दूंगा, मैं जाने से पहले बता दूंगा। ठीक है, चलो ओके। सो ये अपने पास कहानी हो गई तीनों लॉज, चारों लॉज की जो हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा, इनके एप्लीकेशंस कैसे हैं। सो यहाँ तक अपने लॉज हो चुके। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अभी से बता दे रहा हूँ, इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को पढ़ेंगे। थोड़ा आप इन तीनों को एटलीस्ट पढ़ के आइएगा बाबू, क्लास 9th में आपको पढ़ाया जाता था। मास बाय मास परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ये 3 चीजें आपको 9th में पढ़ाई जाती थी, ये पढ़ के आना। अपने लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज मोलारिटी, ये पढ़ेंगे, फिर मोलालिटी, फिर मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये आपके पास काम है, आप इन तीनों को पढ़ के आइएगा। बाकी जो रिमेनिंग है वो अपन क्लास में पढ़ेंगे। और ये अपना लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। मैंने सोचा था कि इस टॉपिक को बाद में पढ़ाऊंगा, किसी ने मुझसे पूछा भी था तो मैंने बोला था कि मैं बाद में पढ़ाऊंगा, बट ठीक है मैं अभी पढ़ा दे रहा हूँ, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं सोचा था इसको बाद में पढ़ाऊंगा। चलो ठीक है, सो ये आपके पास कहानी हो गई। तो बस यहीं पे है कि आज की सभा यहीं पे समाप्त है। और जिसको, हाँ ठीक है,
मृगांक एक बार वीडियो देख के कल एक बार वीडियो देखना, ठीक है, आराम से एक बार वीडियो देखना, तीनों लॉस के वीडियो देख लेना, कल बात करेंगे इस पे, ठीक है। चलो हाँ ठीक है। अपन अभी 22.4 वाला हर्ष वो इसके बाद में पढ़ाऊंगा लास्ट में, बिल्कुल वो एक दिन का, वो मतलब एक दिन वो आधे घंटे का टॉपिक है 22.4 वाला, एकदम लास्ट में वो एप्लीकेशन में बताऊंगा मैं, एक दो एप्लीकेशन और भी है, ठीक है। ये आपके पास कहानी हो गई लॉस के रिगार्डिंग, और इसके साथ आज की सभा समाप्त है। और मैंने एक चीज बोली थी कि अगर 3 या 3 से अधिक हो गए या लिमिटिंग रिएजेंट को शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, वो अब मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। ट्रेडिशनल मेथड से आप कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रेडिशनल मेथड से आराम से सॉल्व करो। लेकिन अगर कभी आपको ऐसा दे दिया, थोड़ा सा परेशान करने वाला दे दिया और टाइम कम है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे वो बताने वाला हूँ। तो ये जो टॉपिक अब मैं बताने वाला हूँ वो प्रॉपर आपको जेई और नीट बेस्ड ही होगा, ठीक है। इसमें बोर्ड्स का कोई लेना देना नहीं है, बोर्ड्स आप इसका अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलो ओके, सो ट्रेडिशनल मेथड आपको पता है, शॉर्ट ट्रिक अब मैं बताने वाला हूँ लिमिटिंग रिएजेंट या फिर 3 या 3 से अधिक अगर कंपाउंड हो या एलिमेंट हो गए तो आप उनको कैसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ अपन हेडिंग डाल लेते हैं, दैट इज शॉर्ट ट्रिक टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करने का शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, ठीक है यार, लिख ही देता हूं मैं, वरना अभी जैसे लिखूंगा तो समस्या है, ठीक है। लिमिटिंग अब इतना तो ठीक है, चलता है, नहीं चलता, चलो ठीक है। सो इसको समझाने के लिए बस आपको 2 स्टेप ध्यान रखना है। 2 स्टेप क्या करना है, पहला काम है, सबसे पहली चीज है कि आपके पास जो भी गिवन डेटा है उसको मोल्स में तो कन्वर्ट करना ही और बैलेंस तो रहेगा ही रहेगा। सो ये दोनों चीज तो आपके पास एट मोस्ट है, बैलेंस होना ही चाहिए, ठीक है। दूसरा काम है डेटा, जितना भी डेटा है वो सारे मोल्स में होने चाहिए, ऑल गिवन डेटा इन मोल्स, जो भी आपके पास गिवन डेटा है वो मोल्स में होने चाहिए। वॉल्यूम में भी होता है तो वैलिड होता है, बट वॉल्यूम पढ़े नहीं है इसलिए उसको ध्यान नहीं रहा, गैसेस के लिए, ठीक है। और आपको थर्ड काम करना क्या है, डिवाइड मोल्स ऑफ, यही आपका शॉर्ट ट्रिक है, मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट बाय इट्स स्टोइचियोमेट्री, ठीक है। सो आपको सारे कंपोनेंट्स जो भी आपके पास रिएक्शन में दिए हैं उन सभी को उनके स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करो, आपका काम बन जाएगा। कैसे काम बन जाएगा बताता हूँ, इस चीज को ध्यान रखो। देख एक स्टेप और भी है जिसको मैं अभी लिख नहीं रहा, 4th स्टेप आपको समझाने के बाद मैं लिखूंगा कैसे पता चला। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, बिल्कुल H2, जीवन में कष्ट नहीं है, पानी बना लेते हैं, 2H2O बैलेंस कर दिया। मुझे बोला गया कि भैया ये अपने पास है, मेरे पास ये दिया गया है 4 ग्राम, क्योंकि जो थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिए थे, और ये बोला 40 ग्राम, ठीक है। 4 ग्राम 40 ग्राम आपको दोनों दिया है, ठीक है। मैं इस 40 ग्राम को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है। तो इसको 48 कर लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान रहे, ठीक है। 48 ग्राम। अब बोला कि बताओ इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। पहला काम है कि भैया जो भी गिवन डेटा उसको मोल्स में कन्वर्ट करो, किया, मुझे पता है ऐसे सब बता लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये कितने मोल्स आ जाएगा, 2 मोल्स, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, तो 48/32, सो ये कितना आ जाएगा अपने पास, सो दिस विल बी, चलो इसको कर लेते हैं अपन, तो ये गया 12, 8, ये हो गया 3, ये हो गया 2, तो ये कितना आ गया 3/2 मोल्स, ठीक है। 3/2 मोल्स और इधर हो गया 2 मोल्स। अब बोलता है कि लिमिटिंग रिएजेंट मेरे को बताना है कौन होगा। करना क्या है कि दोनों को उसके स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड कर दो, ठीक है। सो मैं मोल्स
बाई स्टोसियोमेट्री करो। स्टोसियोमेट्री का मतलब क्या होता है, जो उनके ये नंबर हैं जो बैलेंस करने के लिए नंबर यूज किए गए हैं, यही स्टोसियोमेट्री होती है। सो स्टोसियोमेट्री से डिवाइड करो, तो देखो डिवाइड कर रहा हूं मैं 2/2 मोल्स को स्टोसियोमेट्री से। सो इसके मोल्स कितने आ रहे हैं, ठीक है, हाँ स्टोसियोमेट्री, ठीक है, स्टोसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, हाँ उसको स्टोसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही बोलो, होता वही है बट स्टोसियोमेट्री बोल के काम चलाते हैं, ठीक है। 3/2/1, ठीक है। तो 2/2 एंड 3/2/1 इससे डिवाइड कर लिया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? डिवाइड करने के बाद जो भी आपको वैल्यू सबसे छोटी मिलेगी, जो भी आपको वैल्यू सबसे छोटा मिलेगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। चेक करो कि इसमें छोटा कौन है, 2/2 और 3/2 में छोटा कौन है। हमको पता है दिस इज 1, दिस इज 1.5, दिस इज स्मॉलर, मतलब अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, मेरे को पता चल गया कि दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। सो जो भी अपने पास छोटी वैल्यू आई है मोल्स अपॉन स्टोसियोमेट्री करके, वही लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। तो अपना फोर्थ पॉइंट क्या है, स्मॉलेस्ट मोल्स अपॉन स्टोसियोमेट्री, जो भी छोटा होगा मोल्स अपॉन स्टोसियोमेट्री करने के बाद विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। एक्सेस की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको पता है कि एक्सेस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट थोड़ी बताते हैं, हम तो लिमिटिंग के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बताते हैं, काम खत्म। तो इतने के लिए इतना, इतने के लिए कितना करने वाली कहानी गई, सीधे मोल्स बाय स्टोसियोमेट्री, खेल खत्म, आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया। डन है क्या? कोई रोना गाना मचाना चाहता है? बोलो रिशु। सर कुछ नहीं, पहले वाला ही था। अच्छा ठीक है, जल्दी बोलो, ठीक है। तो भैया यहाँ से हमको पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, दैट इज H2। अब चलो इसका एप्लीकेशन में बताता हूँ कैसे। फॉर गिवन रिएक्शन फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। चलो भैया इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करो, ठीक है। अब आपको कोई भी रिएक्शन दे दे दुनिया का, आप लिमिटिंग रिएजेंट इसको लगा के निकाल सकते हो। मोल्स बाय स्टोसियोमेट्री कर लो, उसमें जो छोटी वैल्यू आई वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगी। कोई ऐसा है जिसको अभी भी तकलीफ है तो बता दो, ये शॉर्ट ट्रिक समझ में नहीं आया, हमको जादू हो चुका है लिमिटिंग रिएजेंट पता करने का तरीका। कोई ऐसा है? नहीं है। चलो अब मैं यहाँ एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, इस रिएक्शन को ध्यान दो। बोलता है H2 प्लस S6 S8 दोनों ही फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। सो S6 प्लस प्लस O2, ये तीनों रिएक्ट करते हैं और मुझे H2SO4 मिलता है, ठीक है। इन तीनों के रिएक्शन से मुझे H2SO4 मिलता है। अब यहाँ ध्यान दो कि मैं सबके मासेस लिख रहा हूँ कि कौन कौन मेरे पास कितना कितना है, कितने कितने ग्राम है, मैं सभी के मासेस लिख रहा हूँ। आपको बताना है कि इसमें से, इसमें चेक करके बताना है आपको कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ठीक है। सो मेरे पास H2 जो है ये 20 ग्राम है, ठीक है। सल्फर जो है मेरे पास, ये मेरे पास है 40 ग्राम, 40 ग्राम है, ठीक है। और मेरे पास ऑक्सीजन जो है ये 800 ग्राम है, ठीक है। तीनों का मुझे मास बता दिया, हाइड्रोजन जो है वो 20 ग्राम है, सल्फर 40 ग्राम है एंड ऑक्सीजन 800 ग्राम है। पता करके बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। शुरू हो जाओ और जल्दी से मुझे बताओ कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। पहला काम है बैलेंस करोगे, दूसरा काम है मोल्स निकालोगे, तीसरा काम है स्टोसियोमेट्री से उनको डिवाइड करोगे, जो छोटा नंबर आएगा वो अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो फटाफट से बताओ चेक करके लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, और लिमिटिंग बता लोगे तो फिर जीवन में कोई कष्ट ही नहीं है। करो भैया फटाफट से। रौनक गलत है, सन्नी चेक करो फिर से एक बार।
मानस सही है। हर्ष गलत है। तरीका बता दिया भाई, बस सॉल्व करना है, मैथ्स लगानी है। मृगांक फिर से चेक करो। श्यांश फिर से चेक करो तो बाबू। विवेक सही है। श्यांश फिर से चेक करो तो क्या हो रहा है यार, मैक्सिमम लोगों के आंसर ऐसे क्यों आ रहे हैं? अमृत ठीक है। हर्ष ऑडियो ऑन करो। मैं परमिशन दे रहा हूँ, ऑडियो ऑन करो। हाँ हर्ष बताओ, ऑडियो ऑन करो। यस सर। हाँ जी, क्या किए बताइए, पहला स्टेप क्या किया? सर बैलेंस किए। बैलेंस किए। दूसरा स्टेप? सर सेकंड स्टेप में मोल्स में कन्वर्ट किए। कन्वर्ट किए। तीसरा स्टेप? सर तीसरा स्टेप में जो मोल्स आया उसको स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किए। किए। तो सल्फर आया आपका, कि सल्फर में जो आंसर आया वो सल्फर में सबसे छोटा था, ऐसा? यस सर। देखते हैं। गुलशन चलो ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आता है। लेट अस सी क्या आंसर आता है। चलो सबसे पहला काम है बैलेंस करना, ठीक है। सो अलग अलग तरीके हैं बैलेंस करने के, अलग अलग तरीके से बैलेंस कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे ऑब्वियस है, मैं 3 के लिए जा रहा हूँ, मैं 3 यूज कर रहा हूँ, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको फ्रैक्शन बैलेंस करने और किसी भी तरह के बैलेंसिंग में कोई समस्या नहीं होगी। सो मैं इसको बैलेंस कुछ इस तरीके से करूंगा कि यहाँ 1/6 लगा लूंगा और यहाँ मैं 2 लगा लूंगा, यहाँ पे 1 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई तकलीफ है किसी को? 1/6 एंड 2 इस बैलेंसिंग में किसी को तकलीफ है तो बता दो भैया। डन है? चलो ठीक है, अब मैं करने वाला हूं सभी के मोल्स निकालने वाला हूं। मोल्स निकालता हूं मैं। चलो 20/2 40/32 इंटू 6 और ये हो गया 800/16 इंटू 2। 32 लिख सकता था बट चूंकि मल्टीप्लीकेशन में इधर भी लिखा तो इधर भी लिख लिया। किसी को तकलीफ है मोल्स में? कोई ऐसा जिसको मोल्स में तकलीफ है? नहीं। थर्ड स्टेप, मोल्स बाय स्टोसिमेट्री। फ्रैक्शन का बैलेंस नहीं आता, कोई बात नहीं माला, मैं समझा दूंगा। फ्रैक्शन का बैलेंस नहीं आता तो ठीक है, मैं समझा दूंगा बाद में, अभी देख लो इस चीज को, ठीक है। चलो मैं समझा रहा हूँ। जब अब इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, मोल्स बाय स्टोसिमेट्री कर रहे हैं, तो 20/2 होल डिवाइडेड बाई 1, 40/32 मल्टीप्लाइड बाई 6 होल डिवाइडेड बाई 1/6, ठीक है। और ये अपने पास हो गया 800/32 होल डिवाइड बाई 2। चलो सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं किसमें क्या आ रहा है। सो ये 20/2 दैट इज 10 आ गया। ये क्या आ गया, तो ये 40 और ऊपर में हो गया, हाँ 40 ऊपर में हो गया
ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक डेटा गलत हो गया था, सॉरी माय बैड। जिन लोगों ने भी सल्फर आंसर दिया ना, सॉरी मेरे से एक डेटा गलत हो गया। एक्चुअली आई हैव टू गिव दिस 400 ग्राम, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये 400 ग्राम एक्चुअली मुझे देना था, मैंने 40 दे दिया था। करेक्ट है, जिनका भी सल्फर एटम आया, सल्फर आया था आंसर, करेक्ट है, माय बैड। ठीक है, ये 400 बाय मिस्टेक मैंने 40 लिख दिया था। ठीक है, चलो, सो दिस इज 40 डिवाइडेड बाई, और मेरा कैलकुलेशन 400 पे था। ठीक है, चलो सॉरी, 32 इंटू 6 मल्टीप्लाइड, ऊपर में इसको जाकर मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, डन है 6, एंड दिस इज 800 डिवाइड बाय 32 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, चलो, सो यहाँ से जिनका भी हाइड्रोजन आंसर था वो गलत है, सल्फर आंसर सही है क्योंकि वो 40 था, नॉट 400। ठीक है, चलो, सो इसको फटाफट से कर लेते हैं। ये 6 गया। ठीक है, सो हमको एक चीज दिख रही है कि ये 10 आ रहा है, यहाँ पे भी जो भी आएगा ये काफी बड़ा नंबर आएगा, जो भी आएगा काफी बड़ा नंबर आएगा, लेकिन ये 40 बाई जो 32 आएगा ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, अब 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो हमको पता है कि भैया इन सब में जो सबसे छोटा नंबर है दैट इज 1 पॉइंट समथिंग, ये है, सल्फर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी सल्फर। चलेगा, डन है, किसी को तकलीफ है इसमें, कोई ऐसा कहना चाहता, अब इसके अकॉर्डिंग तुम निकाल सकते हो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, 3, 30 कुछ भी दे दे, कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड केस दे दे, आप यहाँ से आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप तकलीफ नहीं है, पहले हो रही थी, अच्छा ठीक है रौनक। अरे एक्चुअली लिखते वक्त मेरे ध्यान में से बिल्कुल उतर गया, वो मतलब वो 400 के बजाय वो 40 लिख के निकल गया मैं। ठीक है, चलो, तो इसके साथ अपन ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, कैसे पता करते हैं। अब H2SO4 का मास भी बोलेगा तो आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, किसी को तकलीफ है, अब आपको कैसा भी देगा, कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड केस देगा, किसी भी कंडीशन में तो आप बता सकते हो कि उसके सॉल्यूशंस कैसे किए जा सकते हैं। ध्यान रखना कि नीट में, मेंस में कभी नहीं पूछता, आज तक नहीं दिया गया, एडवांस वाले ऐसे तहलका मचाते हैं। ठीक है, नीट मेंस में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, बट पता होना चाहिए अपने को कैसे सॉल्व करेंगे, और ट्रेडिशनल मेथड तो अपने को पता है कि ट्रेडिशनल मेथड कैसे लगाते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, तो इसी के साथ आज की सभा समाप्त है। किसी को तकलीफ है कोई चीज, ओके, हर्ष मुझे मैसेज कर दो यार, हर्ष मुझे मैसेज कर दो। ठीक है, मैं देखता हूं, हर्ष मुझे मैसेज कर दो। ठीक है, चलो, सो ये अपने पास, हाँ, तो ये अच्छा रिशु, ठीक है, एक कष्ट है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। चलो मैं वापस से बताता हूँ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि भैया जिन भी चीज से कोई कंपाउंड बना हुआ है उसमें उसके एलिमेंट के जो मास का रेशियो रहेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे आप उस कंपाउंड को किसी भी कंडीशन में बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वाटर बनाऊंगा तो उसमें मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, सो हाइड्रोजन इसमें कितना होगा, 2 हाइड्रोजन आइटम, तो मास हो गया 2, और यहाँ एक ऑक्सीजन आइटम दैट इज मास 16, तो 1/2/16 दैट इज 1/8। तो ये 1/8 जो होगा, अब कभी भी आप कहीं भी वाटर बनाओगे तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होगा दैट इज 1/8। डन है, चलेगा, चलो रेशियो डन है क्या, चलो ठीक है। सो ये अपने पास कहानी हो गई रिगार्डिंग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड सारे लॉस के रिगार्डिंग। और किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना, फटाक से पूछ सकते हो, और बाकी क्लास तो अपनी खत्म हो चुकी है, सभा समाप्त है। डन है, तो अगले क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, और फिर उसके बाद कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें एक दो और भी हैं, उसके बारे में बात करेंगे, जैसे वेपर डेंसिटी हुआ या वॉल्यूम से कैसे निकालते हैं, इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो एक दो फॉर्मूले हैं, उनको एप्लीकेशन लास्ट में। और वीडियो रात को अपलोड होगा रिशु। ठीक है, चलो ठीक है, तो आज की सभा हम यहीं पे विराम लगा।